आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार क्रिया शब्दों के अभाव में कोई भी कार्य करना या होना असंभव है। यदि उनको हटा दिया जाए तो वाक्य का निश्चित अर्थ ज्ञात नहीं या असंभव हो जाता है। जैसे गोपाल धीरे धीरे हैं, वह बहुत तेज हैं। इन वाक्यों में क्रिया शब्द नहीं है, अतः हम निश्चित अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते। इस अवस्था में हम पहले वाक्य के बारे में विचार कर सकते हैं कि गोपाल धीरे धीरे चलता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। अतः स्पष्ट है कि क्रिया के अभाव से किसी कार्य का करना या होना असंभव है। क्रिया के भेद। क्रिया का फल कभी कर्म पर, कभी दो कर्मों पर एक साथ और कभी कर्ता पर सीधा पड़ता है। इस दृष्टि से क्रिया के मुख्यतः तीन भेद है: अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक। सबसे पहले अकर्मक। जिन वाक्यों में क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, ऐसे वाक्य जिसमें ऐसे अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त क्रियापद अकर्मक कहलाते, क्योंकि इन वाक्यों में कर्म नहीं होता। जैसे वह जाता है, राम पढ़ता है, राघव लिखता है, प्रतिभा पिलाती है। इन वाक्यों में गहरे सफेद शब्द के रूप में प्रस्तुत क्रियापद कर्मवहीन है, यानी कर्म नहीं है, अतः इनका सीधा फल कर्ता पर पड़ता है। अतः ये क्रियापद अकर्मक क्रियापद कहलाते हैं। सकर्मक क्रिया दूसरी। जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उस क्रिया को सकर्मक कहते हैं। जैसे वह कार्यालय जाता है, राम गीता पढ़ता है, राघव पत्र लिखता है, प्रतिभा बच्चे को दूध पिलाती है। इन चारों वाक्यों में गहरे सफेद शब्दों में कार्यालय, गीता, पत्र और बच्चे पर इनके लिए प्रयुक्त क्रिया पदों को जाता है, पढ़ता है, लिखता है और पिलाती है का फल सीधा कर्म पर पड़ रहा है। यही नहीं, इन वाक्यों में क्रियाफल से प्रभावित इन शब्दों को निकाल दिया जाए तो ये वाक्य कर्महीन रह जाएंगे। जैसे मोहन जाता है, सीता पढ़ती है, राघव लिखता है, प्रतिभा दूध पिलाती है। इन वाक्यों में प्रति प्रश्न उठेंगे कि मोहन कहाँ जाता है, सीता क्या पढ़ती है, राघव क्या लिखता है। प्रतिभा किसको दूध पिलाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि वाक्यों को पूर्ण करने वाले कर्म कारक युक्त ये शब्द उन वाक्यों के कर्म पद हैं। इनकी उपस्थिति के कारण ही इनमें प्रयुक्त क्रियापद सकर्मक कहलाते हैं। द्विकर्मक क्रिया। जिनमें प्रयुक्त क्रिया के व्यापार का फल दो शब्दों पर पड़ता है और ये दोनों ही शब्द कर्म कारक युक्त होते हैं। इस प्रकार दो कर्म पदों को एक साथ प्रभावित करने वाले क्रियापद द्विकर्मक क्रियापद कहलाते हैं। जैसे राम श्याम को पुस्तक पढ़ाता है, वह बच्चे को दूध पिलाती है, नरेश रोगियों को फल बांटता है, सुशीला अरविंद को फल खिलाती है। इनमें गहरे सफेद शब्द कर्म हैं। संयुक्त क्रिया। दो धातुओं से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जो क्रियापद दो क्रियाओं के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह लिख चुका है, गोपाल जा सकता है। इन दोनों वाक्यों में गहरे छपे शब्द अलग अलग क्रिया शब्दों से बने हैं। प्रथम वाक्य में जैसे लिखना और चुकना से लिख चुका है क्रियापद बना,
इसी प्रकार दूसरे वाक्य में जाना तथा सकना दो मूल क्रियाओं के योग से जा सकता है, संयुक्त क्रियापद से बना है। अतः ये दोनों उदाहरण संयुक्त क्रिया के हैं। प्रेरणार्थ क्रिया, जहाँ कर्ता किसी कार्य को स्वयं नहीं करता या किसी दूसरे से करवाता है, वहाँ प्रेरणात्मक क्रिया होती है। जैसे गोपाल गोविंद से निबंध लिखवाता है, मतलब गोपाल खुद निबंध नहीं लिखता जबकि गोविंद से लिखवाता है। दूसरे में जैसे रमेश नगेंद्र से सफाई करवाता है, इसमें रमेश खुद सफाई नहीं करता जबकि उसकी प्रेरणा से नगेंद्र सफाई, अर्थात गोविंद गोपाल की प्रेरणा से तथा नगेंद्र रमेश की प्रेरणा से कार्य कर रहा है। अतः ये क्रियापद प्रेरणात्मक क्रियापद के उदाहरण हैं। नंबर 3, पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया के द्वारा ये याद हो कि उसके निष्पादन के पश्चात दूसरी क्रिया का विधान हुआ है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सुभाष पढ़कर सो गया, यानी सुभाष पहले पढ़ाई की और उसके बाद में सो गया। नरेंद्र पुस्तक पढ़कर उत्तर लिखेगा। इन दोनों वाक्यों में गहरे अक्षरों से छपे क्रियापद ऐसे हैं जिनके पूरा होने के बाद अन्य क्रियाएं की गई है, मतलब पहले एक क्रिया पूरी हुई उसके बाद दूसरी क्रिया हुई है। ये क्रियापद पूर्वकालिक क्रियापद के उदाहरण हैं।